हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे क्या करवाना है आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ PYQ का सॉल्यूशन, है ना। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन ईयर वाइज। तो अब तक हमने 2016 से 2023 तक का PYQ देख लिया है और इसमें मैं आपको डिटेल एनालाइज करवाया हूँ। सिर्फ PYQ का आंसर नहीं बताया मैंने, आपको पता है मैं डिटेल एनालाइज करवाया हूँ। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इसे ज़रूर देखें। तो उसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये समझा कि भाई PYQ क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और हर साल 5 से 6 PYQ रिपीट हो रहे हैं हर साल। तो अगर आपने नहीं देखा लेक्चर आप वो देखें, क्योंकि 25 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। बच्चे आपके 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ होते नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन आता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 2024 का PYQ। ओके, तो आज आपका साइंस का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मैथ्स का PYQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे मैथ्स का PYQ चाहिए, तो मैं आपके लिए मैथ्स का PYQ भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। ओके, चलिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ द सेल। देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं क्या बोले, R4 लिख दो, R5 लिख दो, ठीक है। इतने बार रिपीट हो चुका है। तो सिंपल सा है कि ये बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, तो जायगोट बोलते हैं। देखो क्या होता है, मेल एक होता है मेल बॉडी, दूसरी होती है फीमेल बॉडी। तो मेल से जो निकलता है मेल गैमेट निकलता है, उस मेल गैमेट को क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। और जो फीमेल से जो निकलता है फीमेल गैमेट बोलते हैं, उस फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं बताओ, ओवम बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम है एग। तो ये दोनों जब आपस में फ्यूज कर जाता है उसके बाद एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उस सेल को क्या बोला जाता है बताओ, जायगोट बोला जाता है। सिंपल सा है, जब ये दो सेल ये स्पर्म एंड जब ओवम जब आपस में फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को, उस वक्त के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, मेल से निकला स्पर्म, फीमेल से निकला ओवम, ये दोनों फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, जायगोट बना। तो आपका इसका क्या आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जायगोट। अब बताओ ओवम कहाँ से निकलता है, तो ओवरी से निकलता है ओवम। और स्पर्म कहाँ से निकलता है बताओ, जो मेल गैमिट होता है उसके अंदर स्पर्म होता है, ये मेल गैमिट होता है और ये निकलता है आपका टेस्टिस से निकलता है, ठीक है। ये आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन देयर रूट नोडल। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी डिस्कस किया था भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 2023 में ऑप्शन में था, आज क्वेश्चन बन के आ चुका है आपके सामने। तो बताओ कुछ प्लांट होता है जो जिसके पास होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये अगर देख लो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत है भी नहीं। तो ये कहाँ पे होते हैं, रूट ऑफ नोड्यूल्स वगैरह होते हैं। ये कौन सा बैक्टीरिया बताओ, राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द फूड प्रिजर्वेशन। इसमें से देखो नोट आया है ना, जब भी नोट आए तो सबसे पहले क्या करना, नोट को अंडरलाइन करना होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना, रिगार्डिंग फूड प्रिजर्वेशन के। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्या प्रिजर्व हम क्यों करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ डीके और स्पॉइलेज फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, इससे बचाने के लिए करते हैं बिल्कुल, ताकि आपका फूड खराब वगैरह ना हो, ये बात सही है। डिक्रीज सेल्फ लाइफ क्या, या एयर टाइट सीलिंग या स्टोरेज फूड है। देखो हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, तो ये बात तो सही है। हम उसे जो जैसे आपको पैकेट वगैरह खाते हो, जैसे कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एयर टाइट सील होते हैं ताकि वो ख़राब ना होती, ये बात भी सही, इस तरह से करते हैं। स्टोरेज फॉर फ्यूचर, हाँ इसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम स्टोरेज करते हैं, ये तीन को तीन सही है। लेकिन उसका हम सेल्फ लाइफ को डिक्रीज़ नहीं करते, उसको ताकि इंक्रीज़ करें, ताकि वो आपका फ्यूचर, अगर भाई अगर सेल्फ लाइफ को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो फ्यूचर में क्यों कैसे यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसको डिक्रीज़ नहीं बल्कि इंक्रीज जरूर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्शन है गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नायलॉन ओवर द रेयान, है ना, एडवांटेज ऑफ नायलॉन पूछा ओवर रेयान, इज डैट नायलॉन। सिंपल सा है, बताओ कि नायलॉन का क्या, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें नायलॉन और रेयान में, तो हमें नायलॉन का क्या बताना, एडवांटेज बताना है। तो बताओ नायलॉन कैसा होता है, इज ए रिंकल फ्री, हैज़ अ लो इलास्टिसिटी, नहीं हाई इलास्टिसिटी होता है। इज अ नेचुरल फाइबर, नहीं। इज़ अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। इनके कंपेरिजन में बताना। ओके, तो इसका हो जाएगा रिंकल फ्री होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिंकल फ्री होता है। इन दोनों को कंपेयर करके बताना है, क्या करके बताना है, इन दोनों को, नायलॉन एंड रेयान को कंपेयर करके तब आंसर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियरिंग आउट ऑफ द बाईसाइकिल टायर। ये भी आपका रिपीट आर प्रूव कर दो इसे, तो ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो बताओ कौन सा फोर्स होता है, अब सिंपल था यार, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स से कैसे फोर्स होते हैं बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ये आपको होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं।
कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स भी आपका कैसा फोर्स है बताओ, ये भी आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये बताएंगे आप कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा फोर्स है बताओ, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आप जरूर करके जाना भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और आपका जो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछा गया है तो क्या पता रिपीट हो जाते हैं इस क्वेश्चन। द मेटल विच इज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इसमें से कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है ऑन रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर उसको हम रिएक्ट कर दें किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, अगर उसमें रिएक्ट करूँ तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस मेटल का मुझे नाम बताना है। तो सोडियम, सिल्वर, जिंक, आयरन, देखो ये सारे के सारे को एग्जांपल है। तो इसको जो ये पूछा गया है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज होता है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है जिसके अंदर ये देखो जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब बीच में इसमें आता है हाइड्रोजन आपका, है ना, बीच में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। जो हाइड्रोजन से नीचे वाला जो गैस होता है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है और वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। और जो इससे जो ऊपर वाला होता है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो मुझे इसमें से देखना है, क्या पूछा, नोट प्रोड्यूस, तो मुझे क्या देखना है कि हाइड्रोजन नीचे वाला कौन सा है, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब में से कौन सा ऑप्शन है बताओ। इसमें से कॉपर है क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, सिल्वर मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो इसको समझाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल से ये डायग्राम इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये एक तो आपके सिलेबस में है नहीं, दूसरी बात ये कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो बस ये आपका रिपीट हो सकते हैं। कल होगा आपको क्या दे देगा, कॉपर दे सकता है, मरकरी दे सकता है, सिल्वर दे सकता है, गोल्ड, प्लेटिनम, इसलिए आपको इतना सा तो याद कर लेना है कि ये सारे के सारे जो मेटल होते हैं, अगर इसको मैं रिएक्ट करूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस इसमें से नहीं निकलेगा। ओके, तो आपको ये याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल, लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई आर। तो लिविंग होना चाहिए, तो पार्टिकल क्या लिविंग है, मॉलिक्यूल क्या लिविंग है, इसे तो हटा दो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों तो सेम ही लग रहा है मेरे को। तो बता कौन सा होता है, इनविजिबल होता है, हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, सिंपल सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ओके, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आंसर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होगा जब हम सल्फर को, देखो क्या होगा जब हम सल्फर को रिएक्ट करें किससे, ऑक्सीजन से, बोले तो O2 से। जब इसको अब इससे रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनता है बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइलाइड ऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, इसमें तो बताओ इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कौन सा है। तो इसको ये होता क्या है, ये होता है जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, और ये क्या हो, अनलिमिटेड में प्रेजेंट हो, है ना, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये ख़त्म होने का कोई नामो निशान इसका फिलहाल नहीं है। तो बताओ क्या, कोल तो होता है भाई, अनलिमिटेड नहीं है तो लिमिटेड है, इसलिए हमें इसे कम यूज करनी चाहिए, ख़त्म होने का इसका चांसेस ये होगा नहीं। पेट्रोल बिल्कुल भाई ख़त्म होने का डर है, डीजल भी है, लेकिन इसे विंड तो क्या हवा ख़त्म होने का डर है फिलहाल नहीं, तो ये होता है इनएग्जिस्टेबल। और ये सबके कोल, पेट्रोल या डीजल, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जिस्टेबल का एग्जाम्पल है, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, द कोटिंग ऑन मॉडर्न एंड नॉन स्टिक कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। द कोटिंग ऑन मॉडर्न एंड नॉन स्टिक जो होता है कुकवेयर जो वगैरह, उसमें किस चीज़ का कोटिंग क्या होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, है ना, ऑप्शन नंबर इसका है डी। 11 पे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड, ये भी आपका इसमें R3 लिख दूँ क्योंकि 3-4 बार रिपीट हो चुका है। इसमें से कौन सा है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ, पेट्रोलियम को कहते हैं। और आपका CNG यानी नेचुरल गैस, ये जो होता है ये बताओ कैसा होता है, ये आपका होता है क्लीन फ्यूल होता है, ये क्लीन फ्यूल होता है। अब देखो कोल के मैंने आपको टाइप से बताए थे, इसमें देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करके याद करके जाना भाई। इसमें सबसे पहले याद कर लेना कोल के कितने टाइप हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेना, और इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, ये 2 चीज़ आपको याद करके जाना है और पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है देखो, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन द टर्म, जो एफिशिएंसी होता है फ्यूल का, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बताओ, डेंसिटी के इसमें नहीं, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। 13 है, द
कलर ऑफ द आउटर जोन, ये भी यार कई बार इसको तो मैं R6 लिख दूँ। द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ द कैंडल इज, द आउटर जोन पूछा तो आपका देखो इसमें क्या क्या याद, आउटर जोन ही आ गया ना, तो उसमें क्या क्या याद आपको आ जाना चाहिए। तो हॉटेस्ट पार्ट, और ये होता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट, और इसके अंदर होता है कंप्लीट कंबशन, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा है बताओ आउटर जोन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, आपका ब्लू कलर होता है। तो येलो किसका होता है, रेड तो ऑरेंज तो होता ही नहीं है किसी चीज़ का, और येलो जो होता है वो आपका मिडिल का होता है। स्पीसीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया आर नोन एज, तो देखो ऐसा स्पीसीज जो कि बहुत ही रेयर, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में पड़ा हुआ बचा हुआ और किसी पार्टिकुलर एरिया में है ना, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, और इसकी जो होती है ना मतलब बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, वो कौन सा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेमिक बोलते हैं। इंडेंजर क्या होता है, जो कि आपका पार्टिकुलर एरिया तो है ही है, लेकिन वो क्या है कि वो ख़त्म होने वाला, आज से 5 साल 10 साल 20 साल के बाद क्या हो सकता है वो ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड। और माइग्रेशन क्या होते हैं, ऐसा एनिमल जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता हो अपने फूड वगैरह के लिए, अपने होम के लिए, मतलब रहने के लिए, ठीक। और जो एक्सटिंक्ट है वो अब प्रेजेंट ही नहीं है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डोडो वगैरह हमने करवाया था आपको। ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट होते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम, जो है हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है हम जानते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है। ये पूछ रहा है कि बताओ ये सीक्रेट कहाँ से होता है, तो ये सीक्रेट सिंपल सा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से बचने के लिए हम कौन सा डिवाइस को यूज़ करते हैं जो हमारे बिल्डिंग को बचाए ना, जो जिस तो आपका सपोज ये बिल्डिंग है आपका, मान लो यार क्या दिक्कत है, तो इसमें ना कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, अरे कैसे तो इस टाइप का मान लेते हैं, ये कुछ लगा हुआ, एक ही डिवाइस लगा हुआ होता है ताकि बिजली वगैरह अगर लाइटनिंग वगैरह हो ना, तो ये लाइटनिंग हमारे बिल्डिंग पर ना आके ये लाइटनिंग इसी पे आ जाए, ठीक। तो ये अगर इस पे गिरेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में या किसी और चीज़ में, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारे बिल्डिंग पे गिरता तो हमारे बिल्डिंग को इससे नुकसान हो जाता। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम बिल्डिंग में लगा कर रखते हैं कौन सा डिवाइस, वही पूछा था, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर होता है, LC कर दो लाइटनिंग कंडक्टर। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कौन सा, देखो नोट को हमेशा यार अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन सा इफेक्ट नहीं होता, एवरेज राइज ऑफ सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल ये होता है। तो मेल्टिंग ऑफ द आइस बिल्कुल होता है, राइज इन सी लेवल ये भी होता है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं होता है, सॉइल इरोजन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका है इसका ए। 18 में आ जाते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, इसमें से कौन सा है ना चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के लिए, सिंपल सा होता है क्रोमोजोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, प्लास्टिक का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जो किचन हाउस ऑफ द सेल इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, मेन किचन हाउस ऑफ द सेल वही होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर ऑर्गेन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। और साइटोप्लाज्मा क्या होता है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारे सेल के अंदर फील होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का। 19 देखो, ए पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट्स सेल्फ इनटू टू डॉटर सेल, बताओ एक सेल से दो सेल जो बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा यार बाइनरी फिजन। तो आपका बडिंग का एग्जांपल बताइए क्या है इसमें से, बडिंग का एग्जांपल अगर पूछे बताओ बडिंग जो होता है ये सब के सब कैसे होते हैं ये सब के सब आपके हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कैसे होते हैं ये सब के सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और आपका जो स्पेशली जो बडिंग होता है वो हाइड्रा के अंदर होता है, और जो रीजनरेशन होता है वो किसके अंदर होता है बताओ, प्लेनेरिया के अंदर होता है या स्टारफिश के अंदर होता है। और बाइनरी फिजन जो होता है ये आपका अमीबा के अंदर होता है और आपका पैरामीशियम के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपोरस। अब देखो क्या करते हैं बच्चे, ओविपोरस देखे और आप इसमें से हैंड लगाओ और निकल लोगे इसमें से, जबकि क्या पूछा है इसमें से कौन सा ओविपोरस नहीं है। ओविपोरस मतलब क्या होता है बताओ, एग लेइंग एनिमल,
इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अंडा नहीं देता है? तो कौन सा अंडा नहीं देता? काऊ कभी अंडा देते हुए देखो? काऊ अंडा खाओ कभी? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर है आपका ए, नहीं पूछा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है? बटरफ्लाई बिल्कुल होता है, सिल्क वर्म, फ्रॉग, सब के अंदर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सिंपल सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ओके ब्रो, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। द फीमेल हार्मोन इज कॉल्ड, देखो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फीमेल जो हार्मोन है तो वो क्या होता है बताओ? फीमेल हार्मोन का एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, जो ये फीमेल जो हार्मोन होता है ये सबसे पहले रिलीज़ कहाँ से होता है बताओ? ये ओवरी से रिलीज़ होता है, और इस हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका मेल हार्मोन है, और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है बताओ? ये आपका टेस्टिस से आपका रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। पिच ऑफ द साउंड, इसको तो मैं आर पे आज में से क्या दे दूँ? हाईएस्ट दे दो, R9 दे दूँ उसे मैं। ओके, ये इतने बहुत सारे बार रिपीट हो चुके हैं। 9 मतलब R8, R7, कुछ R5 दे दो, चलो सबसे अच्छा R5। तो इतने बार ये रिपीट हो चुके हैं लगभग। तो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय, पिच ऑफ द साउंड जो होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड की वजह से क्या होता है बताओ? लॉर्डनेस, एम्पलीट्यूड की वजह से लॉर्डनेस, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पिच की वजह से डिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर, स्प्रिंग बैलेंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंपल है, वेट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन अच्छा इसका है ऑप्शन नंबर बी। 25 है, द स्लो प्रोसेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट, देखो अगर यहाँ पे फास्ट लिख देता तो फिर गलत हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, बताओ कौन सा सही है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें फास्ट स्लो में खेल जाते हैं आपसे, इसलिए आपको ध्यान देना है ये कैसा प्रोसेस? स्लो प्रोसेस है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेरियन इनटू कोल इज कॉल्ड, जो डेड वेजिटेरियन होता है उससे जो कोल में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ओके ब्रो, तो आज आपका कंप्लीट होता है 2016 से 2024 तक का PYQ कंप्लीट विद डिटेल्ड एनालाइज, है ना? पूरे डिटेल हमने एनालाइज किया है, और आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप PYQ को ज़रूर करके जाना। आपको देखो आप करना क्या लास्ट समय में, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अगर आपको मैथ्स का PYQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, सर मुझे मैथ्स का PYQ भी चाहिए, तो मैं मैथ्स PYQ एयरवाइज में करवा दूँगा आपको। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं बच्चे, जितने भी टाइम है तो आपको सिंपल सा, अगर आपने मेरा मास्टरिंग एंड NCERT नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लो। अब मास्टरिंग एंड NCERT करने के बाद फिर से अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आप PYQ ज़रूर सारे के सारे लेक्चर देख लेना अच्छे से। और इस बार आप ये ट्राई करना कि वीडियो को जैसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले मतलब वीडियो पॉज करना, आप खुद से ट्राई करना। अगर आपके ऑप्शन अगर बन रहे हैं, आंसर सही है तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। अगर नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो दिक्कत है भाई, इसलिए आपको क्या करना? मास्टरिंग NCERT फिर से देखना है, PYQ देखना है, और आपको NCERT बार बार पढ़ना है। देखो मास्टरिंग NCERT आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आप पहले लिस्ट में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला जो लिस्ट है ना, इसमें आप क्लिक करना, यहाँ पे को मास्टरिंग NCERT आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखो हमने जो PYQ किया साइंस से ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका 2016, 17, 18, 19, 20 से 24 तक का आपका PYQ, 2016 से 2024 तक का PYQ A to Z कवर कर हो चुके हैं किसका? साइंस का। अगर आपको मैथ्स का चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। अब देखो अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मास्टरिंग NCERT मिलेगा, है ना? मास्टरिंग NCERT जो कि 30 लेक्चर इसके अंदर आपको मिलेगा, और 30 के 30 सिर्फ क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, और इसमें के अंदर टोटल हर चैप्टर का मैंने आपको वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया है। और ये 50-60 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और अगर ये आप कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब इसे स्कैन कीजिए या वहाँ पे टाइप कीजिए एक आदिर, इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पे टाइप करें एक आदिर 374, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में यार। तो आज के लिए बस साइंस का आपका यहाँ पे PYQ होता है कंप्लीट। तो अब मैं आपके लिए बहुत जल्द मैथ्स का लेके भी आऊँगा। ओके, अगर आपको मैथ्स में किसी टॉपिक पे अगर डाउट मतलब कि बहुत ज़्यादा ही वीक है कोई टॉपिक, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, सर आप मुझे मैथ्स में जब करवाओगे PYQ तो इस टॉपिक का भी थोड़ा बहुत रिवीजन मुझे करवा देना साथ के साथ, तो मैं उस टॉपिक को आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो आप मुझे उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे आप क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। ओके ब्रो, सब्सक्राइब करिए।
बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।